बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम डॉपलर्स इफेक्ट तक कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। हमने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये बताना है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेल जार ऑपरेटस लेते हैं और इसको वैक्यूम पंप के ऊपर रख देते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास बेल जार ऑपरेटस है और ये वैक्यूम है। इस बेल जार ऑपरेटस को वैक्यूम के ऊपर रख दिया है। ये गिलास का जार है और ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक बल लगी हुई है। इसकी वजह से इसको बेल जार ऑपरेटस कहते हैं। बेल जार ये इलेक्ट्रॉनिक बेल है। ये हमारे पास कॉर्क है। ये दो वायर्स इस कॉर्क में से गुजारी गई हैं जो कि जिनके साथ इलेक्ट्रॉनिक बेल कनेक्ट की गई है और इनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया है। और ये स्विच है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक बल रिंग करती है। ये इसकी वर्किंग होती है। तो अब हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक बेल जो है उसको बेल जार के अंदर सस्पेंड किया गया है दो वायर्स की मदद से और उन वायर्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी गई है। जब हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो रिंग करना शुरू हो जाती है। वो हमें रिंग करती हुई दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। जब हम इसके बाद क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से इस गिलास जार के बेल जार के अंदर मौजूद जो एयर है उसको निकाल लेते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। ये वैक्यूम पंप कनेक्ट है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, बेल जार के अंदर मौजूद एयर ख़त्म कर देते हैं, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उसके नतीजे में क्या होगा, साउंड जो होगा बेल का वो मोर एंड मोर फीएबल एंड इवेंचुअली डाई, यानी कि कम होते 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 बिल्कुल हमें सुनाई देना ही छोड़ देगा। हमें उस वक्त बेल बजती हुई दिखाई देगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। और फिर हम दोबारा से वैक्यूम पंप के जरिए से एयर जब बेल जार में एंटर करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वही बेल जो बज रही थी हमें दोबारा सुनाई देने शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एनिमेशन की सूरत में ये देख भी सकते हैं कि ये बेल जार है और ये जो ब्लू कलर की रिंग्स हैं ये इसके सुनने को इंडिकेट कर रही हैं, यानी कि इससे जो आवाज़ पैदा हो रही है और हम तक पहुंच रही है वो इन ब्लू सर्कल्स की मदद से है। अब जो ही वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ये लिखा हुआ आता है क्रिएटिंग वैक्यूम। जब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है यानी कि सारी एयर बाहर निकाल ली जाती है, वैक्यूम अंदर आ जाता है, तो उसके नतीजे में रिंग बजती हुई दिखाई देती है लेकिन ब्लू सर्कल्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि हमें वो सुनाई नहीं दे रही होती। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमने ये देखा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम एयर मौजूद था तो साउंड हम तक पहुंच रही थी ट्रैवल होकर, लेकिन जब मीडियम ख़त्म कर दिया, वैक्यूम आ गया, तो उस वक्त साउंड हम तक पहुंचना ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हमने इंटरफेरेंस ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। तो हम एक्सपेरिमेंट में कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो स्पीकर हैं जो कि फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़े हैं। इन स्पीकर्स को हमने सिग्नल जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, दोनों स्पीकरों को जो सिग्नल जनरेटर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि दोनों क्या करें, सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करें। दोनों स्पीकर के से जो साउंड प्रोड्यूस हो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, आइडेंटिकल साउंड वेव्स वो प्रोड्यूस करें। और वो आइडेंटिकल वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उसके नतीजे में हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड देख सकते हैं। अब इन स्पीकर्स के बिल्कुल सामने हम खड़े हो जाते हैं किसी पॉइंट पर, लेट्स सपोज स्पीकर से 2 से 3 मीटर के फासले पर, और वहां पर इन स्पीकरों से आने वाली आवाज को हम सुन रहे हैं। और जूं हम लेफ्ट या राइट मूव करेंगे स्पीकर के बिल्कुल सामने तो उसके नतीजे में हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनाई देगा, यानी कि ऊंची या मध्यम आवाज सुनाई देगी। वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। ये हमारे पास सारा मैकेनिज्म है जिसमें कि क्या है, ये आप देख सकते हैं स्पीकर्स जुड़े हुए हैं एम्पलीफायर के साथ और यहाँ से सेम
वेव्स जब प्रोड्यूस होंगी तो उन वेव्स के नतीजे में ये जो रेड कलर की लाइंस लगाई गई हैं ये इन वेव्स के प्रोडक्शन को जाहिर कर रही हैं, यानी कि साउंड वेव्स जहां से जनरेट हो रही हैं। तो अब इन वेव्स को जरा आप गौर से देखें तो इस स्पीकर की वेव्स जब इस स्पीकर के वेव्स के साथ मिलती हैं तो जहां पे एक वेव की लाइन दूसरी वेव के ऊपर आ रही है, ये क्रस्ट को शो कर रहे हैं। क्रस्ट के ऊपर आएगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पे क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जब हम इन स्पीकर्स के सामने लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कुछ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेफ्ट राइट मूव करने से जहां पर हमें ऊंची आवाज सुनाई देगी वो ये इंडिकेट करेगा कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और जहां पे मध्यम आवाज होगी तो वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पे, इस वजह से मध्यम आवाज सुनाई देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमने ये देखा कि जो साउंड वेव्स हैं वो इंटरैक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जो कि हमें यह बताता है कि साउंड जो है वो वेव नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज पोलराइजेशन, हाउ इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड। पोलराइजेशन क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कैसे की जाती है और इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं। पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव्स की वो प्रॉपर्टी है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशंस को डिस्क्राइब करती है। कि ऑसिलेशन से क्या मुराद है, वाइब्रेट करना। वाइब्रेट किस ओरिएंटेशन में, किस प्लेन में वेव्स वाइब्रेट कर रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब पहले हम अनपोलराइज्ड देखते हैं, उसके बाद पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसको जानेंगे, और फिर जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस कैसे होती है, डिटेक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो अनपोलराइज्ड लाइट की बात करें तो लाइट फ्रॉम मोस्ट सोर्सेज लाइक द सन और बल्ब इज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, सूरज से आने वाली या बल्ब से आने वाली लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि अगर फील्ड वेक्टर बनाए जाएं, इस लाइट को वेक्टर्स की मदद से इंडिकेट किया जाए तो ये तमाम डायरेक्शंस में मौजूद होंगे और परपेंडिकुलर टू दी प्रोपेगेशन होंगे। लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में मौजूद होंगे। पोलराइज्ड लाइट इसके मुकाबले में क्या होती है, वो लाइट जो कि वाइब्रेट करती है सिंगल प्लेन में। ये तो हमारे पास मल्टीपल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है ना, यूं भी वाइब्रेट कर रही है, यूं भी वाइब्रेट कर रही है, यूं भी वाइब्रेट कर रही है, हर प्लेन में ये वाइब्रेट कर रही होती है। लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट है, जैसे बल्ब से अनपोलराइज्ड लाइट आई और इसको पोलराइज बनाया गया, तो जब ये पोलराइज्ड लाइट आई तो ये सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाई कैसे जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास आएगी कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला प्रोसेस है पोलराइजिंग फिल्टर। पोलराइजिंग फिल्टर क्या काम करता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है जो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही थी, इन वेव्स को जब पोलराइजिंग फिल्टर में से गुजारा जाता है तो वो जस्ट सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करती हुई लाइट को पास करने देता है। तो आप ये देख सकते हैं, हमने इसको वर्टिकली रखा तो बाकी इसने सारी वेक्टर फील्ड्स को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो सिंगल जिस प्लेन का उसको गैप मिला वो वाली हमारे पास पोलराइज्ड लाइट आ गई है एंड पर। इसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जरिए से कैसे पोलराइजेशन हो सकती है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी नॉन मेटेलिक सरफेस से स्पेसिफिक एंगल पे, उस एंगल को ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शली पोलराइज्ड। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो पार्शली पोलराइज्ड हो चुकी होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सूरज से रेज आ रही हैं, तो ये जो लाइंस हैं अनपोलराइज्ड लाइट को ये वेक्टर्स शो कर रहे हैं, लेकिन जो ही ये वाटर की सरफेस से टकरा कर हमारी तरफ आती हैं
तो ये क्या हो जाती हैं, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो गई और जो सिंगल प्लेन में हमारे पास वेव्स है वो पहुंचती हैं सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करती हुई। इसके बाद इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो डिटेक्टिंग पोलराइज्ड लाइट, सबसे पहली चीज जो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइजर से गुजारा जाए और उसके सामने पैरेलल में वर्टिकल, पहला भी वर्टिकल फिल्टर था और दूसरा भी वर्टिकल फिल्टर रख दिया, या पहला भी हॉरिजॉन्टल रखा और दूसरा भी हॉरिजॉन्टल रखा, यानी कि दोनों पैरेलल रखे, तो उसके नतीजे में हमारे पास पोलराइज्ड लाइट एंड पे हासिल होती है। लेकिन अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल रख दिया और दूसरा वर्टिकल रख दिया तो उसके नतीजे में हॉरिजॉन्टल वाला जब रेस को गुजारेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेव वाइब्रेट करती हुई वेव्स पास होंगी, लेकिन आगे जब वर्टिकल प्लेन होगा तो वो उनको पास नहीं होने देगा और एंड पे हमें कोई लाइट नहीं मिलती। तो इसके नतीजे में हम क्या करते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर जो हैं ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और पोलराइजेशन डायरेक्शन जो है मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिट या पास करती है वो भी इसी के जरिए से होता है। इसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरफेरोमीटर, एक्सप्लेन। इंटरफेरोमीटर क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इंटरफेरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना यूज करता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करता है, जैसा कि लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं या माइक्रोवेव्स ओवन है। इंटरफेरोमीटर वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसकी डायग्राम है जिसमें जो सोर्स है, सोर्स से लाइट्स एमिट होती हैं, आगे हम बीम सप्लेटर लगा देते हैं। बीम सप्लेटर क्या काम करता है कि हाफ रेस को पास होने देता है और हाफ रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, हाफ को रिफ्रैक्ट करता है और हाफ को रिफ्लेक्ट करता है। तो हाफ वेव इधर चली जाती है और हाफ वेव ऊपर चली जाती है, जो ऊपर गई वो टकरा कर वापस आती है इस तरफ, और जो इस तरफ गई कंपनसेटर से गुजरकर मिरर पे पड़ती है और मिरर से फिर वापस आती है, जब इस पे पड़ती है तो वो भी टकरा कर इधर आएगी, जो कि हम आई से देख सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक लाइट को दो पाथ्स प्रोवाइड कर दिए, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, ये मिरर से टकराकर वापस इसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो जब आपस में ये मिलेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न देख सकते हैं। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। और ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, मिरर की मूवमेंट पे। ये जो मिरर होता है ये मूवेबल होता है, तो इसको मूव करवाने से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख सकते हैं। तो जहां तक हमारे पास आज का लेक्चर था। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।